नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। निवेश को बढ़ावा देने के लिए शिखर सम्मेलन। इन्वेस्टर समिट से वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री मोदी। निवेश को बढ़ावा देने के लिए शिखर सम्मेलन और इस सम्मेलन का हिस्सा वर्चुअली बने पीएम मोदी। नितिन गडकरी भी सम्मेलन में शामिल हुए। नई स्क्रैपिंग पॉलिसी लॉन्च की गई है। पीएम मोदी ने कहा कि टेस्टिंग के बाद स्क्रैप होगी कार और नई जो कार होगी उस पर छूट मिलेगी। गुजरात में इन्वेस्टर समिट और निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये सम्मेलन, वहां पर पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़े, साथ ही नितिन गडकरी भी इसका हिस्सा बने। नितिन गडकरी ने सम्मेलन को संबोधित भी किया, कई बड़ी बातों का जिक्र किया, साथ ही नई स्क्रैपिंग पॉलिसी लॉन्च वहां पर कर दी गई और पीएम मोदी ने इस दरमियान कहा कि टेस्टिंग के बाद स्क्रैप होगी कार और नई पर छूट मिलेगी। गुजरात में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कैसे हो, इसी पर ये सम्मेलन भी किया गया। इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले, निवेश को वहाँ पर बढ़ावा मिले, इसीलिए ये इन्वेस्टर समिट वहाँ पर किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए और पीएम मोदी इसमें वर्चुअल माध्यम से जुड़े। जब उनका संबोधन हुआ, कई बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने भी किया। पीएम मोदी ने नई स्क्रैपिंग पॉलिसी को लॉन्च भी किया है और इसी दरमियान उन्होंने कहा कि टेस्टिंग के बाद कार स्क्रैप होगी और नई पर छूट मिलेगी। गुजरात के सीएम रूपाणी भी वहां पर मौजूद रहे, साथ ही गुजरात कैबिनेट के तमाम जो मंत्री वो भी इस समिट का हिस्सा बने। सभी ने अपनी अपनी बात वहां पर रखी। किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, अधिक से अधिक निवेश यहाँ पर किस तरीके से मिल सकता है, क्या कदम है जो उठाने होंगे, किस तरीके से आगे बढ़ना होगा, क्या किया जाना चाहिए, इस पर ही विचार विमर्श एक तरीके से अपनी अपनी बात को यहाँ पर रखा जाता है। नितिन गडकरी ने भी संबोधन दिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने भी तमाम बातों का जिक्र किया। इन्वेस्टर समिट की ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात में विकास की बयार बहे, ये कोशिश लगातार रही है केंद्र की मोदी सरकार की। अब गुजरात में इन्वेस्टर समिट पर तमाम बड़ी बातों का जिक्र नितिन गडकरी ने और पीएम मोदी ने किया। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे आज है। भारत में अंगदान की सदियों पुरानी परंपरा रही है। मानव कल्याण के लिए महर्षि दधीची ने अस्थियां दान की, लेकिन अब दूसरे देशों के मुकाबले भारत अंगदान में पीछे दिखाई दे रहा है। अंगदान के प्रति सरकारी स्तर पर काफ़ी अपेक्षाएं रहती हैं। इससे शहर के टॉप 11 सरकारी निजी अस्पतालों में कतार है। अब किडनी के लिए 205 मेल 106 फीमेल रिसिपिएंट लाइन में हैं और 80% को डोनर तो मिले, लेकिन ब्लड मैच नहीं होने से परेशानी सामने आई। जयपुर के एसएमएस में सबसे ज़्यादा रिसिपिएंट 87 मेल और 84 फीमेल। तमाम परेशानियां अभी आ रही हैं इसको लेकर, अंगदान को लेकर भी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले तो ये परंपरा रही है हिंदुस्तान की सदियों से, लेकिन अब तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे आज है। कहा जाता है कि अंगदान महादान, अगर अंगदान किया जाता है तो फिर इसको महादान के तौर पर भी देखा जाता है। भारत में अंगदान की सदियों पुरानी परंपरा, मानव कल्याण के लिए महर्षि दधीची ने अस्थियां दान की, लेकिन अब दूसरे देशों के मुकाबले भारत अंगदान में पीछे दिखाई दे रहा है। दूसरे देश काफ़ी आगे हैं, हिंदुस्तान काफ़ी पीछे अंगदान में दिखाई दे रहा है। अभी ताज़ा जो परिप्रेक्ष्य है, अंगदान के प्रति सरकारी स्तर पर काफ़ी अपेक्षाएं रहती हैं और इससे शहर के टॉप 11 सरकारी निजी अस्पतालों में कतार दिखाई देती है। और किडनी के लिए 205 मेल 106 फीमेल रेसिपिएंट लाइन में हैं। 80% को डोनर तो मिल जाते हैं, लेकिन ब्लड मैच नहीं होने से परेशानी सामने आती है। जयपुर के एसएमएस की बात कर लीजिए। जयपुर के एसएमएस में सबसे ज़्यादा रेसिपिएंट 87 मेल और 84 फीमेल। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश रोहितन फली नरीमन रिटायर हो गए हैं। जस्टिस नरीमन 27 जुलाई 2014 को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हुए थे नियुक्त और जस्टिस नरीमन सुप्रीम कोर्ट बार के ऐसे चौथे सीनियर वकील जिन्हें जज के रूप में पदोन्नति मिली। हाल ही में राजनीतिक दलों पर 1 से 5 लाख तक का जुर्माना लगा करके चर्चा में रहे नरीमन और कुछ दिन पहले यूपी में कांवड़ यात्रा की अनुमति पर स्वतः संज्ञान उन्होंने लिया था। जस्टिस नरीमन ने 3 तलाक, सबरीमाला और आईटी एक्ट जैसे कई अहम फैसले भी दिए। जस्टिस नरीमन ने 7 साल के कार्यकाल में
13,565 केसों की सुनवाई की। अपने 7 साल के कार्यकाल में कल सीजेआई एनवी रमन्ना ने जस्टिस नरीमन को विदाई पार्टी दी, फेयरवेल पार्टी दी। सीजेआई रमन्ना बोले, हमने न्यायिक संस्थान की रक्षा करने वाला शेर खो दिया। इस दरमियान सीजेआई ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमने न्यायिक संस्थान की रक्षा करने वाला एक शेर खो दिया है। वो मौजूदा न्यायिक प्रणाली के मजबूत स्तंभों में से एक रहे हैं। वो सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, जो सही है उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। और साथ ही सीजेआई रमन्ना ने जस्टिस नरीमन को बताया कानूनी कौशल का भंडार। रमन्ना ने यह भी कहा कि जस्टिस नरीमन कानूनी कौशल का भंडार जो अब विदाई ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार के सामने 6 माओवादियों का समर्पण। इनमें आंध्र ओडिशा स्पेशल जोन कमेटी की 2 युवतियां शामिल हैं। 17 हत्याओं समेत 127 मामलों में शामिल थे सभी 6 माओवादी। डीजीपी गौतम सवांग ने सभी को मीडिया के सामने पेश किया। इनमें 2 विशाखापट्टनम के और 4 छत्तीसगढ़ के नक्सली। इन पर पुलिस ने घोषित किया था कुल 16 लाख रुपए का इनाम। अब सभी को दबोच लिया गया है। एक तरीके से समर्पण इन्होंने दिया है अपना। लगातार इनकी तलाश भी थी, सर्च इनको लेकर किया जा रहा था, लेकिन अब जानकारी है कि आंध्र सरकार के सामने 6 माओवादियों का समर्पण है। इनमें आंध्र ओडिशा स्पेशल जोन कमेटी की 2 युवतियां शामिल हैं। 17 हत्याओं समेत 127 मामलों में शामिल थे ये सभी 6 माओवादी। डीजीपी गौतम सवांग ने सभी को मीडिया के सामने प्रस्तुत किया, पेश किया। इनमें 2 विशाखापट्टनम के और 4 छत्तीसगढ़ के नक्सली शामिल थे। इन पर पुलिस ने घोषित किया था कुल 16 लाख रुपए का इनाम। एक लेखक की भूमिका में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जी हां, वैक्सीनेशन अभियान को लेकर पत्रिका में लिखा आलेख। कहा, बाधाओं को पार कर आगे बढ़ती भारत की वैक्सीन यात्रा। वैक्सीन की 50 करोड़ से अधिक की लगाई जा चुकी डोज। मोदी सरकार ने अनिवार्य लाइसेंसिंग की प्रक्रिया आसान की ताकि अन्य वैक्सीन उत्पादक कंपनियां भी इससे जुड़ सकें। कोविशील्ड कोवैक्सीन के साथ स्पुतनिक का भी देश में उत्पाद। और इसी 7 अगस्त को जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मंजूरी। वर्ष के आखिरी तक हर नागरिक को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य। अब ये भी सरकार बार बार कह रही है कि वर्ष के आखिरी तक सभी को वैक्सीनेट किया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है और इसी लक्ष्य के साथ ही आगे बढ़ा भी जा रहा है। एक लेखक की भूमिका में इसीलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखाई दिए। वैक्सीनेशन अभियान को लेकर पत्रिका में आलेख लिखा। उन्होंने कहा कि बाधाओं को पार करके आगे बढ़ती हिंदुस्तान की वैक्सीन यात्रा। और वैक्सीन की 50 करोड़ से अधिक की लगाई जा चुकी है पहली डोज। और साथ में मोदी सरकार ने अनिवार्य लाइसेंसिंग की प्रक्रिया आसान की ताकि अन्य वैक्सीन उत्पादक कंपनियां भी इससे जुड़ सकें। कोविशील्ड कोवैक्सीन के साथ स्पुतनिक का भी देश में उत्पाद। और इसी 7 अगस्त को जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी गई। और साल के आखिरी तक हर नागरिक को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। और पहली और सेकंड डोज लेने वाले कुल लोगों की संख्या 50 करोड़ के पार हो रही है। ये खुशी वाली बात है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जल्द ही साल का आखिरी जब वक्त आएगा तो सभी लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। ये टारगेट रखा गया है और हिंदुस्तान इसी टारगेट के साथ आगे बढ़ रहा है। देश में पुनः पिछड़ों की राजनीति का शोर शराबा सुनाई दे रहा है। 1989 मंडल आयोग के शोर के बाद अब फिर सियासी था। पहले कांग्रेस डटी थी आधारभूत वोट बैंक दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों के सहारे। और अब कमोवेश मंडल कमंडल की सियासत ने कांग्रेस के वोट बैंक को छीन लिया। हाल ही में संसद में जो संविधान संशोधन बिल पास हुआ उसका क्या मुख्य उद्देश्य है, इसको लेकर कई तरह के सवाल हैं। और इस बिल का उद्देश्य राज्यों को पिछड़ी जातियों की स्वयं पहचान करने का अधिकार देना। इधर जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों का रुख है नरम, क्योंकि ऐसा होने से राजनीतिक दलों के भीतर की व्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी। लेकिन इससे एक फायदा यह है, राजनीति में धन शक्ति का दबदबा कम होने में मिलेगी मदद और जनशक्ति का मुकाबला धन शक्ति से आ जाएगा सीधे टक्कर। अब जात पात की राजनीति होती है हिंदुस्तान में, ये कहा भी जाता है। हर पार्टी जातियों के आधार पर जो राजनीति करती है उसी के साथ आगे बढ़ती है। देश में पुनः पिछड़ों की राजनीति का शोर शराबा सुनाई दे रहा है। 1989 मंडल आयोग के शोर के बाद अब फिर से सियासी दांव लगाया जा रहा है। पहले कांग्रेस आधारभूत वोट बैंक दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों के सहारे डटी थी। अब कमोवेश मंडल कमंडल की सियासत ने कांग्रेस के वोट बैंक को छीन लिया। हाल में संसद में जो संविधान संशोधन बिल पास हुआ उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, एजेंडा क्या था, कई सवाल हैं। इस बिल का उद्देश्य राज्यों को पिछड़ी जातियों की स्वयं पहचान करने का अधिकार देना। और इधर जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों का रुख नरम है। इसके पीछे भी उनके अपने अपने सियासी हित हैं, क्योंकि ऐसा होने से
राजनीतिक दलों के भीतर की व्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी, लेकिन इससे एक फायदा यह है कि राजनीति में धन शक्ति का दबदबा कम होने में मदद मिलेगी और जनशक्ति का मुकाबला धन शक्ति से आ जाएगा सीधी टक्कर में। अब शौचालय में ड्यूल फ्लश सिस्टम रखना होगा अनिवार्य। पानी बचाने फिर उपयोगी बनाने के लिए सरकार के 2 बड़े फैसले। अब शौचालय में ड्यूल फ्लश सिस्टम अनिवार्य होगा रखना। पानी बचाने फिर उपयोगी बनाने के लिए सरकार के 2 बड़े कदम हैं। इस कदम से घर से हर दिन 50 लीटर पानी की हो सकेगी बचत। छोटे भूखंडों पर बनी इमारतें भी आएंगी जल संरक्षण के दायरे में। अब 2500 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड पर बसी योजनाओं पर बनाने होंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अभी तक 5000 वर्ग मीटर और उससे बड़े भूखंडों पर यह अनिवार्यता थी। बाथरूम और रसोई के वेस्ट वाटर की रिसाइकलिंग जरूरी होगी। इसमें टॉयलेट से निकलने वाला पानी शामिल नहीं होगा। टॉयलेट में इस्तेमाल किए जाने वाले वाटर क्लोजेट में जरूरी होगा। यूडीएच के बिल्डिंग बाईलॉज की एक्सपर्ट कमेटी ने अनुशंसा की। कमेटी की अनुशंसा पर अब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल फैसला लेंगे और उसके बाद बिल्डिंग बाईलॉज में किया जाएगा कोई बदलाव। कॉर्पोरेट रंग में रंगा प्रदेश का पावर सेंटर। जी हां, अब सचिवालय के स्वागत कक्ष में होगा 5 स्टार होटल जैसा एहसास। मुख्यमंत्री गहलोत की पहल पर तैयार हुआ अत्याधुनिक स्वागत कक्ष। 3 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ वातानुकूलित वेटिंग हॉल। 125 से ज्यादा की बैठक व्यवस्था के साथ शिशुओं के लिए बेबी फीडर रूम और 3 बड़े बड़े एलईडी के साथ वेटिंग रूम में लग्जरी आरामदायक कुर्सियां भी हैं। अब प्रवेश पास बनवाने के लिए भी नहीं लगना होगा ज्यादा देर तक कतार में। पास के लिए 10 की जगह 15 काउंटर्स बनाए गए हैं। दिव्यांगों के लिए 2 विशेष काउंटर्स हैं। दिव्यांगों के लिए विशेष कुर्सियां, दिव्यांग महिला पुरुषों के लिए विशेष टॉयलेट है। अब मुख्यमंत्री गहलोत के कर कमरों से सिर्फ उद्घाटन का इंतजार बाकी रह गया है। मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, फिर सभी के लिए ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। मदरसों में सरकारी अनुदान को लेकर जनहित याचिका। राजस्थान हाईकोर्ट में सरदारपुरा निवासी मुकेश जैन ने पेश की याचिका। राजस्थान मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2030 को निरस्त करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती की खंडपीठ में हुई याचिका पर सुनवाई और साथ ही हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके मामले पर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। कहा कि सरकारी पैसे से कैसे चलाए जा रहे धार्मिक शिक्षा के मदरसे, ये सवाल पूछा है हाईकोर्ट ने। भारत सरकार, राज्य की सरकार, सीबीएसई, आरबीएसई, मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दे दिए गए। याचिकाकर्ता मुकेश जैन की ओर से मोती सिंह राजपुरोहित ने पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने कई सवाल भी खड़े किए हैं, कई सवालों के जवाब भी मांगे हैं। मदरसों में सरकारी अनुदान को लेकर जनहित याचिका लगाई गई थी। राजस्थान हाईकोर्ट में सरदारपुरा निवासी मुकेश जैन ने पेश की थी याचिका और राजस्थान मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2020 को निरस्त करने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती की खंडपीठ में इस याचिका पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है और कहा कि सरकारी पैसे से कैसे चलाए जा रहे हैं धार्मिक शिक्षा के मदरसे, इस सवाल भी पूछा। भारत सरकार, राज्य की सरकार, सीबीएसई, आरबीएसई, मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग को नोटिस जारी करके 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दे दिए गए। रक्षाबंधन के पर्व को लेकर रोडवेज प्रबंधन ने जारी किया आदेश। रक्षाबंधन का पर्व बहुत नजदीक है, ऐसे में रोडवेज प्रबंधन ने जारी किया आदेश। महिलाओं को लेकर सुविधाएं महिलाओं को दी जाएंगी, ये भी कहा गया है। रक्षाबंधन के दिन सभी डिपो से होगा 100% बसों का संचालन। अधिक से अधिक महिलाओं को यात्रा कराने के लिए चलेंगी रोडवेज की बसें और सभी चेक पोस्टों पर बसों की चेकिंग करने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रक्षाबंधन पर सीएम गहलोत बहनों को निःशुल्क यात्रा का तोहफा दिया है। अब जो महिलाएं, क्योंकि भाई बहन का ये पर्व होता है, इसलिए खासतौर से जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उनको रियायतें मिलेंगी। रक्षाबंधन के पर्व को ध्यान में रखकर ही आदेश जारी किए गए हैं। रक्षाबंधन के दिन सभी डिपो से होगा 100% बसों का संचालन और साथ ही अधिक से अधिक महिलाओं को यात्रा कराने के लिए रोडवेज की बसें चलेंगी। सभी चेक पोस्टों पर बसों की चेकिंग भी होगी और रक्षाबंधन पर सीएम गहलोत बहनों को निःशुल्क यात्रा का तोहफा उन्होंने दिया है। प्रदेश में बनने वाली सबसे ऊंची इमारत का रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। 125 मीटर ऊंची इमारत बनाने के लिए दी स्वीकृति। एक्सपर्ट कमेटी ने इस बारे में सिफारिश भेजने की स्वीकृति दी। प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। एक्सपर्ट कमेटी की इस बैठक में किया गया ये फैसला।
एसएमएस अस्पताल परिसर में बनेगा 125 मीटर ऊंचा आईपीडी टावर। यहाँ बिल्डिंग बाईलॉज के मुताबिक बन सकती केवल 20 मीटर ऊंची इमारत और ऊंचाई में छूट देने के लिए मामला रखा गया था कमेटी में। मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट में की थी आईपीडी टावर बनाने की घोषणा और अब कमेटी की सिफारिश पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल इस पर कोई फैसला लेंगे। कोरोना काल जैसे मुश्किल दौर में होटल्स के लिए बम्पर निवेश। जी हां, होटल्स में निवेश के रिकॉर्ड आवेदन से पर्यटन विभाग भी हैरत में है। सरकार की नीतियां और भविष्य की उम्मीदें लुभा रही निवेशकों को 2020 में 183 और 2021 में 146 नए होटल्स को मंजूरी दी जा चुकी है। होटल्स में 14,000 नए कमरे बढ़ेंगे तो 13,000 नौकरियां भी आएंगी। 2019-20 और 2020-21 में होटल्स व्यवसाय में 3500 करोड़ का निवेश हुआ, लेकिन 30% यूनिट्स अभी भी बंद। 2 लाख होटल कर्मियों की नौकरियां दांव पर हैं। अब ऑफ सीजन में भी हमारे टॉप 3 शहरों में वेडिंग डेस्टिनेशन, वीकेंड टूरिज्म और गोल्डन रूट का होटल्स को ज्यादा फायदा। जयपुर में नवंबर-दिसंबर में 200 वेडिंग महंगे होटल्स में होने का अनुमान है। क्या सिद्धू नौरत्नों के साथ चलाएंगे पंजाब कांग्रेस? ये बड़ा सवाल है। पहले पंजाब कांग्रेस की एक छत्र कमान कैप्टन अमरिंदर के हाथ में थी, लेकिन सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बदला नजरिया। पंजाब में 4 कार्यकारी अध्यक्ष बने और 4 सलाहकार नियुक्त हुए। ऐसे में सिद्धू समेत पंजाब कांग्रेस के लिए बन गई 9 रत्नों की एक टीम। वैसे बताया जा रहा है कि अलकमान भी अपने 1-2 रत्नों की करेगा नियुक्ति। बहरहाल प्रदेश कांग्रेस संगठन के 9 लोगों के पास करने को बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि अभी भी इन सभी पर अकेले कैप्टन अमरिंदर सिंह ज्यादा भारी हैं। अब पंजाब में सब कुछ ठीक होने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन क्या वहां पर वाकई में पंजाब कांग्रेस के भीतर सब ठीक है? क्या सिद्धू नौरत्नों के साथ पंजाब कांग्रेस चलाएंगे? सवाल ये। पहले पंजाब कांग्रेस की एक छत्र कमान कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथ में थी, लेकिन सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नजरिया बदला। तब्दीलियां वहां पर तमाम हुई हैं। पंजाब में 4 कार्यकारी अध्यक्ष बने और 4 सलाहकार नियुक्त किए गए। ऐसे में सिद्धू समेत पंजाब कांग्रेस के लिए बन गई 9 रत्नों की एक नई टीम, ताज़ा टीम। और वैसे बताया जा रहा है कि अलकमान भी अपने 1-2 रत्नों की नियुक्ति करने वाला है बहुत जल्द। बहरहाल प्रदेश कांग्रेस संगठन के 9 लोगों के पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, ये भी साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी भी इन सभी पर अकेले कैप्टन अमरिंदर सिंह ज्यादा भारी दिखाई दे रहे हैं। बंगाल में जल्द होगा उपचुनाव का ऐलान। अब तक उपचुनाव को लेकर चल रही थी अटकलें ही। इधर ममता के लिए बहुत अहम है उपचुनाव। बंगाल में जल्द उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। ये हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि उपचुनाव को लेकर अभी तक अटकलें ही थी। इधर ममता के लिए बहुत अहम है होने वाले उपचुनाव, क्योंकि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए विधायक बनना बहुत ज़रूरी है ममता के लिए। वैसे महामारी के बीच में कर्नाटक में हो चुके स्थानीय निकायों के चुनाव की घोषणा। कर्नाटक में चुनाव की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल में रोक का नहीं कोई आधार। अगर रोक होता है तो इस पर टीएमसी हंगामा करेगी। फिलहाल पश्चिम बंगाल में 7 सीटों पर होना है उपचुनाव और ममता शायद अपनी पारंपरिक भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि खबर ये कि हो सकता है ममता शायद एक बार फिर अपनी पारंपरिक जो सीट है भवानीपुर, वहीं से चुनाव लड़ेंगे, ये तय माना जा रहा है। लेकिन जैसे ही उपचुनाव का ऐलान होगा उसके बाद कहां से ममता चुनाव लड़ने वाली है ये भी साफ हो जाएगा बंगाल में। इसीलिए हम कह रहे हैं जल्द ही उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। अब चुनाव को लेकर तमाम अटकलें, लेकिन ममता को बहुत इंतजार है, टीएमसी को इंतजार है उपचुनाव का, क्योंकि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए विधायक बनना ममता के लिए बहुत ज़रूरी है। उनकी पार्टी टीएमसी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। वैसे महामारी के बीच में कर्नाटक की तस्वीर आपको याद होगी। कर्नाटक में स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और कर्नाटक में चुनाव की घोषणा के बाद में बंगाल में रोक का कोई आधार बचता नहीं है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ममता शायद, खबर यही मिल रही है अभी तक कि अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से ही चुनाव लड़ेंगी।